अध्याय 1। द कोल्ड हॉटेड सुयान। जल्दी करो बेबे, मेरे पति जल्द ही वापस आ रहे हैं। एक आलीशान हवेली के अंदर किन्यू के दरवाजे के सामने खड़े होने पर बेडरूम में किसी से आग्रह करते हुए एक अजीब सी आवाज सुनी जा सकती थी। आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी क्योंकि उसकी मालकिन उसकी पत्नी सुयान थी। वह सिर्फ एक बेकार है। तो क्या हुआ अगर वह वापस आ गया है? मैं उसे विनम्र पाई खाने के लिए कहूंगा, भले ही वह हमें देख ले। एक आदमी ने कर्कश आवाज के साथ मजाक किया। दरवाजे के सामने खड़े होकर किन्यू गुस्से से कांप रही थी। जलते हुए क्रोध ने उसे लगभग खो दिया। टकराना। जैसे ही उनका गुस्सा उबल पड़ा, उन्होंने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। कमरे में एक पुरुष और एक महिला को मैले कपड़ों में देखा जा सकता है। सुयान को घूरते हुए, जो बिस्तर पर अपने बगल वाले आदमी की चापलूसी कर रही थी, किन्यू गुस्से से भर गई। आंसू बेकाबू होकर उसके गालों पर लुढ़क गए। सुयान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? किन्यू ने अपने दांत पीसते हुए और उस पर दर्द भरी निगाहों से गोली मारते हुए सवाल किया। सुयान एक पल के लिए थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने जल्द ही अपना संयम वापस पा लिया। इसी के साथ उन्होंने बिंदास लुक डाला। चूंकि तुमने पहले ही इसका पता लगा लिया है, मैं इसे अब और नहीं छिपाऊंगी, सुयान ने टिप्पणी की। तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैं 3 साल से सुपरिवार में एक दयनीय जीवन जी रहा हूँ। तुमने जो कुछ भी कहा मैंने हमेशा सुना, अगर तुमने मुझे बैठने के लिए कहा तो मैं कभी खड़ा नहीं होता। तो तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे धोखा दो। किन्यू के चेहरे पर आंसुओं की बौछार हो गई। सुयान ने उपहास किया, कोई भी महिला एक रीढ़विहीन व्यक्ति को पसंद नहीं करेगी जिसने आपके जैसा जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। बोलने के बाद, वह अपने बगल में खड़े हटे कट्टे आदमी को देखने लगी। क्या आप जानते हैं कि यह आदमी कौन है? वह झाओ परिवार, झाओ गैंग का युवा मास्टर है। सच कहूं तो मैं बहुत पहले से आपके साथ 2 बार रहा हूं। अगर यह दादाजी के लिए नहीं होता, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया होता और पहले ही दिन से तुम्हें अपने घर से निकाल दिया होता। सुयान ने उपहास भरे स्वर में जोड़ा। यह सुनकर किन्यू के चेहरे से आंसू बह निकले। मैं इतने समय से अपना जीवन डर में जी रहा हूँ। मैं हमेशा आपको परेशान करने से डरता था। जब भी तुम्हें भूख लगती थी, मैं आधी रात को उठकर तुम्हारे लिए गर्म भोजन तैयार करता था। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा फूल लेने के लिए मोटरसाइकिल से दक्षिण शहर तक जाता था। बस काफी है। सुयान झुंझलाहट में बीच में आया। वे हृदयस्पर्शी और मार्मिक क्षण उन जैसी हृदयहीन महिला को छू भी नहीं सकते थे। क्या आपको लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें करना पर्याप्त है? अगर यह मेरे दादाजी के लिए नहीं होता, जिन्होंने हमारी शादी पर जोर दिया, तो क्या आपको लगता है कि मैं आप जैसे आदमी पर एक नजर भी डालूंगा? शून्य उपलब्धियों वाला एक बेकार आदमी। अपने बारे में जाने जगह काय। सुयान ने उपहास किया। आपको झाओ गैंग से एक या 2 चीजें सीखनी चाहिए। सुयान ने अपने बगल वाले आदमी पर अपनी उंगली फिराते हुए देखा। उन्होंने इतनी कम उम्र में लगभग 100 मिलियन की दौलत जमा की। वह जिंदू के यान परिवार के साथ सौदे पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। क्या आप इसका मतलब भी समझ सकते हैं? क्या आपको कोई अंदाजा है कि जिंगडू के लोग कितने शक्तिशाली हैं? वे बदल सकते हैं हमें सिर्फ एक शब्द के साथ, नोव्यू रिच में। सुयान ने टिप्पणी की। तुम उसे ये सब क्यों बता रहे हो? उसके जैसा कमीना जिंगडू से यान परिवार के बारे में कैसे जान सकता है? किन्यू को अवमानना नजर से देखते हुए झाओ गैंग ने उसका मजाक उड़ाया। किन्यू ने उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान ला दी। वास्तव में, वह व्यापार की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसने पहले भी जिंगदू के यान परिवार के बारे में सुना था। इसके अलावा, उनके बारे में खबर हाल ही में जियांगचेंग के मास मीडिया में छाई हुई थी। इसलिए किन्यू के लिए इसके बारे में न सुनना व्यावहारिक रूप से असंभव था। सुयान के सुंदर अभी तक मृत चेहरे को देखते हुए, किन्यू चुपचाप रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं पूरे 3 साल से ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा हूँ। इतने लंबे समय के बाद किसी के मन में कुत्ते के लिए भी भावनाएं होंगी। किन्यू ने एक सूंघते हुए विलाप किया। सुयान ने हंसते हुए कहा, तुम कुत्ते से भी बदतर हो। झाओ गैंग ने ताना मारा, अरे डॉक, समझदार बनो और भूल जाओ कि तुमने आज क्या देखा। फिर हम तीनों हमेशा खुशी से रह सकते हैं, और तुम अब भी अपनी पत्नी की सेवा कर पाओगे। लेकिन अगर आप कुछ मजेदार आजमाना चाहते हैं, तो अपना सामान पैक करें और यहाँ से निकल जाएं। झाओ गैंग ने दम्भ भरे लहजे में कहा, जैसे कि वह घर का मालिक हो। किन्यू अचानक से कमजोर हो गई। बूढ़ी मिस्टर सू, जो उस समय भाग्य बताने की आदी थी, ने भविष्यवाणी की थी कि किन्यू सू परिवार के लिए सौभाग्य लाएगा,
इसलिए किन यू ने अपनी पोती से बाद में शादी कर ली। ओल्ड मिस्टर सू के अलावा पिछले 3 सालों से जब वह लिव इन दामाद थे, तो किसी ने भी उनकी तरफ नहीं देखा। इसलिए उसकी हीन भावना बिगड़ गई और उसने सू परिवार में सभी को खुश करने की पूरी कोशिश की, इस डर से कि वे उससे चिढ़ जाएंगे। फिर भी उनके व्यर्थ प्रयासों को विश्वासघात और निराशा का प्रतिफल मिला। मैं वास्तव में निराश हूं, है ना? किन यू ने अपने होठों के कोने को उठाते हुए आत्महीन स्वर में टिप्पणी की। 3 लंबे वर्षों के बाद मुझे रीढ़ की हड्डी बढ़ना शुरू कर देना चाहिए, है ना? किन यू की आंखों में दुश्मनी की एक झलक आ गई, क्योंकि वो अपने सामने मिलावट करने वालों को घूर रहा था। क्यों? आप इसे नहीं ले सकते। झाओ गैंग ने किन यू के लुक को देखकर ताना मारा। न केवल झाओ गैंग अप्रभावित था, बल्कि उसके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान भी थी। किन यू ने झाओ गैंग को घूरना शुरू किया और अपनी मुट्ठी भींच ली। अपने दांत पीसते हुए वह दहाड़ा, तुम अब तारानकन टीसीएच के बेटे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके तुरंत बाद किन यू झाओ गैंग की ओर भागा। हालांकि किन यू जैसा नीच आदमी झाओ गैंग के लिए कोई मुकाबला नहीं था। इससे पहले कि वह झाओ गैंग पर हमला कर पाता, झाओ गैंग ने उसे जमीन पर गिरा दिया। पेट में असहनीय दर्द के कारण वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। खूनी नरक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ हाथ उठाने की? झाओ गिरोह क्रोध से भर गया था। किन यू की ओर बढ़ने के बाद झाओ गैंग ने कमजोर आदमी को बुरी तरह पीटा। किन यू निराशा में ठंडे फर्श पर लेट गया और अपने ऊपर लगे हर वार को झेला। मैंने कितना दयनीय जीवन व्यतीत किया है। किन यू ने अपना सिर ढक लिया, वह परेशान दिख रहा था। मैं अपना बदला भी नहीं ले सका। लगता है कि मैं अब और जीने के लायक नहीं हूँ। किन यू बेजान नजर से कराह रही थी। उसके शरीर पर लगातार वार किए जाने से उसके मुंह से खून निकलने लगा। यह ठीक है, बस उसके बारे में भूल जाओ। उसके जैसे बेकार कीड़ा को मारना तुम्हारा अपमान है, सुयान ने झाओ गैंग की बांह खींचते हुए कहा। झाओ गैंग किन यू के चेहरे पर थूका। दरवाजे की दिशा में अपनी उंगली घुमाते हुए झाओ गैंग ने धमकी दी, अभी यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। किन यू अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था और बाहर निकलने की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसका हृदय व्यभिचारियों के इस जोड़े के प्रति घृणा से भर गया था, लेकिन उनसे भी मेल न खाने के कारण वह अपने आप से और भी अधिक घृणा करने लगा। किन यू अपमान को स्वीकार करने और ऐसे ही जाने के लिए अनिच्छुक था। सुयान, मैं वादा करता हूं कि तुम इसे पछताओगी, किन यू ने मुड़कर फटकार लगाई। किन यू की तरफ उंगली दिखाते हुए झाओ गैंग ने कहा, बज ऑफ। क्या तुमने मुझे सुना? अपने होठों के कोनों से खून पोंछते हुए किन यू सू निवास से बाहर निकल गया। जैसे ही किन यू मुख्य द्वार से पहले पहुंचा, उसने अपनी सास सुन अयुमी को देखा, जो अभी अभी वापस आई थी। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने खड़ी मर्सिडीज बेंज को देखकर सुन यूमी ने कहानी पर पकड़ बना ली। माँ, किन यू ने एक शिकायत में अभिवादन किया। सुन अयुमी ने भावहीन नजर से उसकी ओर देखा। झुंझलाहट में अपना हाथ हिलाते हुए उसने कहा, अब जब आप इसके बारे में जानते हैं, तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सच कहूं तो, हम सभी आपको अपने परिवार से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए हैं। यह सुनकर उसकी निराशा और गहरी हो गई। क्या दादाजी भी इसके लिए सहमत थे? किन यू ने पूछा। सुन युमेई ने जवाब दिया, उनकी राय अप्रासंगिक है। झाओ परिवार ने जिंगदू के यान परिवार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम यान परिवार की लहर पर सवार हो सकते हैं, तो हम अंततः खुद को अभिजात वर्ग के बीच ऊपर उठा लेंगे। इसमें वृहद स्तर पर हमारे पारिवारिक व्यवसाय का विकास शामिल है। आपको क्या लगता है कि उसके जैसे बूढ़े व्यक्ति की इसमें भूमिका हो सकती है? सुन अयुमी ने कहा, वह जिस भी सौभाग्य के बारे में बड़बड़ाता रहता है, वह सब सिर्फ सामंती मानसिकता और पिछड़ा अंधविश्वास है। किन यू पूरे समय खामोश रही। सू परिवार की निर्दयता ने उन्हें निराश कर दिया। अपना मुंह पोंछने के बाद वह सू निवास से बाहर निकल गया। शारीरिक पीड़ा और मानसिक सदमा उसके लिए असहनीय साबित हुआ। उसी क्षण वह अंततः मुख्य सड़क के फुटपाथ पर बेहोश हो गया। अचानक से जिंगडू लाइसेंस प्लेट वाली एक मेबैक किन यू के सामने आकर रुकी। खिड़की के खुलने के बाद एक लंबे बालों वाली खूबसूरत दिखने वाली लड़की को जमीन पर पड़े किन यू को घूरते हुए देखा जा सकता था। तो यह वही लड़का है जिसके साथ दादाजी ने मेरी मंगनी की थी। महिला ने किन यू की जांच करते हुए आंखें मूंद ली। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं और वह बेहोश कर्कश किन यू को घूर रही थी। मिस, शायद आपने उसे गलती से वह व्यक्ति समझ लिया होगा।
निश्चित रूप से ओल्ड मिस्टर यान इस आदमी की तरह सुस्त सामान्य व्यक्ति के साथ आपकी बराबरी नहीं करेगा। कार में बॉडीगार्ड की तरह कपड़े पहने एक शख्स ने अपनी भौहों को आपस में जोड़कर आलोचना की। यान रोंगजू चुप रही। इशारा करते हुए उसने आदेश दिया, उसे कार में ले आओ। हाँ मिस। उसके अंगरक्षक उतरे और तुरंत किन यू को वापस कार में ले गए। जैसे ही उसने अपने सामने अस्त व्यस्त आदमी को देखा तो उसकी भौहें और भी तेज हो गईं। दादाजी, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं इस निकम्मे आदमी से शादी करूं? यान रोंगजू ने जाने से पहले अपने दादाजी के उपदेश को याद करते हुए इस्तीफे की आह भरी। रोंगजू, हमारा परिवार उसका बहुत एहसानमंद है। अगर किन्यू के पिता नहीं होते, तो हमारा परिवार कभी ऐसा नहीं होता जो आज है। उसके पिता ने उसके लिए एक स्मृति चिन्ह छोड़ दिया और मुझसे अनुरोध किया कि जब वह 30 का हो जाए तो मैं उसे सौंप दूं। श्री किन एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति थे। मुझे विश्वास है कि उनका बेटा भी कुछ और ही होगा। ध्यान से सुनो, रोंगजू। तुम्हें किन यू के प्रति दयालु होना चाहिए। उसके दिमाग में उसके दादाजी का आग्रह बार बार बज रहा था। उनके लुभावने चेहरे पर इस्तीफे का संकेत देखा जा सकता था। अगर वह प्रयुक्त क्षमता वाला एक कच्चा हीरा है, तो मैं दादाजी के अनुरोध पर सहमत हो जाऊंगी, यान रोंगजू ने चुपचाप बुदबुदाया। लेकिन अगर वह सिर्फ एक बेकार किसान है, तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। यान रोंगजू ने एक गहरी आह भरी। उसने फिरोजा जेड पेंडेंट के खिलाफ अपनी उंगलियां रगड़ी, जो कि उसके दादाजी ने उसे किन यू को देने के लिए कहा था। यान रोंगजू ने सावधानीपूर्वक पेंडेंट को किन यू के गले में डाल दिया और उसका सिर घुमा दिया। उसके साथ, हमारे परिवार ने उसे उपहार लौटाने का वादा पूरा कर दिया है, यान रोंगजू ने सोचा। फिर भी, उसने यह नहीं देखा कि बिजली की गति से किन यू के शरीर में प्रवेश करने से पहले खून के धब्बों वाला लटकन चमक रहा था।